प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने चौधरी देवीलाल से कहा कि आप रैली में नहीं आओगे, चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन नहीं मनाओगे। तो चौधरी देवीलाल ने कहा था कि मैं किसान का बेटा पहले हूँ, बाद में मुख्यमंत्री हूँ, लाखों किसानों को लेकर के दिल्ली के कोर्ट कलम में आऊंगा और किसानों का झंडा लाल किले पर लहरा करके जाऊंगा। इस देश में बदलाव हुआ था, रैली हुई, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की कुर्सी गई और चौधरी चरण सिंह इस देश के प्रधानमंत्री बने और किसानों का झंडा फिर चौधरी चरण सिंह ने लहराया। साथियों, ऐसे त्यागी पुरुष जिसने अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी को भी ठोकर मार दी थी, केवल इस बात के लिए मैं किसान रैली में जाऊंगा। साथियों, इतना ही नहीं, आप सबको इस बात का खूब पता है कि देश के चुने हुए लोकसभा के सदस्यों ने चौधरी देवीलाल को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया था। चौधरी देवीलाल ने कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। अपना सर का ताज उतार के विश्वनाथ प्रताप सिंह के सर पे रख दिया था। उस चौधरी देवीलाल का जन्मदिन है जिसने प्रधानमंत्री की कुर्सी भी त्याग दी थी। साथियों, चौधरी देवीलाल किसी जाति, धर्म और मजहब में विश्वास नहीं करते थे। वो किसी दल से बंधे हुए नहीं थे। समाज के छत्तीस जात के भाई उनकी नजर में एक थे। जो भारतीय जनता पार्टी आज जाति पाति का जहर फैला रही है, धार्मिक उन्माद फैला रही है, वहीं चौधरी देवीलाल इस समाज को एक लड़ी में पिरोने वाले नेता थे। इसलिए हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके दलों की दीवारों को तोड़ करके, चाहे वो बीजेपी का है, चाहे कांग्रेस का है, चाहे वो जेजेपी का है, बीएसपी का है, सीपीआई का है, सीपीएम का है, आप किसी भी दल का किसी कार्यकर्ता है, सभी को बुला करके ले आए और चौधरी देवीलाल का जन्मदिन मनाएं। चौधरी देवीलाल का जन्मदिन एक गंगा स्नान के समान है। इसलिए सब भाइयों को कहना कि रोहतक में वहां गंगा स्नान होगा और इसमें आकर के डुबकी लगाएं, तो उनके भी कोई न कोई पाप अनजाने और अनजाने में हो गए होंगे तो वो भी कट जाएंगे। मित्रों और दोस्तों, जिस किसान के लिए चौधरी देवीलाल ने लड़ाई लड़ी, जिस चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अपने संघर्ष से सींचा, आज उस किसान की हालत कमेरे की है क्या? आप देखिए, जरा एक नजर दौड़ाइए कि कहते थे बीजेपी के लोग स्वामीनाथन नियोग की रिपोर्ट लागू कर देंगे। स्वामीनाथन नियोग की रिपोर्ट को न जाने किस छठे बस्ते में रख दिया। एमएसपी का कानून कहते थे बनाएंगे, वो एमएसपी का कानून बनाने वाले न जाने कहां चले गए। वो कहते थे कि 2022 में आमदनी दोगुनी कर देंगे, दोगुनी करने की बजाय हमारी आमदनी आधी रह गई। ठीक इसी प्रकार से ओलावृष्टि होने पे, जल भराव होने से, फ्लड आने से जो फसलों के मुआवजे मिलते थे, आज हमारे मुआवजे कहाँ चले गए। जो फसल कम बिक जाए तो बोनस मिलते थे, हमारे बोनस कहाँ चले गए। कहाँ गया हमारा डीएपी खाद, यूरिया खाद, फास्फेट खाद? कहते हैं कि पोर्टल पे मिलेगा। पोर्टल पे हम उसको कहाँ ढूंढेंगे? गांव में ढूंढे, शहर में ढूंढे, कस्बे में ढूंढे। आज हरियाणा प्रदेश के किसान की दुर्गति पूरे देश की करके छोड़ दी। कहने लगे किसान सम्मान निधि हमने दे दी। किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये है एक साल में, केवल 500 रुपये प्रति महीना के हिसाब से। और पहली जब किस्त दी गई थी 19 करोड़ किसानों को दी गई थी। इस देश में किसानों को तरह तरह की शर्तें लगा करके दूसरी किस्त जब दी गई तो 14 करोड़ किसानों को दी गई। तीसरी किस्त दी गई तो फिर 11 करोड़ किसान रह गए। चौथी किस्त में तो 9 करोड़ किसान बचे और केवल 6,000 रुपये, 500 रुपये प्रति महीने के हिसाब से दे करके हमारी वोट लूट ली। ये किसी प्रकार से आप देखोगे, इलेक्शन से पहले हरियाणा का जब चुनाव होना था, बुला बुला करके पीड़े कार्ड बनाएंगे। 76% जनता को वोट लेने के लिए गरीबी रेखा में रख दिया और 5 किलो मुफ्त अनाज दिया गया। 5 किलो अनाज मुफ्त के बदले अपने गरीबों की वोट लूट के ले गए। साथियों, जब चुनाव हो लिया, इलेक्शन जब हो लिया तो 9 लाख पीड़े कार्ड काट दिए और भी पीड़े कार्ड काटने जा रहे हैं। इसी प्रकार से आज हरियाणा प्रदेश की क्या स्थिति कर दी। आप गौर करना कि हरियाणा प्रदेश कर्जे में नंबर 1 पे पहुंचा दिया। 3,52,000 करोड़ का कर्जा है। अगर कोई किस्त देनी पड़ जाए तो फिर कर्जा लेना पड़ता है।
आज बेरोजगारी में नंबर 1 का स्टेट बना दिया। आज अपराध में नंबर 1 का है। आज फिरौती मांगी जाती हैं, हत्याएं की जाती हैं, बलात्कार किए जाते हैं, गैंगरेप होते हैं, गैंगस्टर दम बना रहे हैं। आज हरियाणा प्रदेश नशे में नंबर 1 का सूबा बना दिया। साथियों, आज बड़े बड़े घपले और घोटाले हो रहे हैं कि आज रक्षक ही बख्शक बन गए हैं, बाढ़ खेत को खाती है। दरिया के किनारे खुद पानी चूस के हैं, बिजली खंभे चाट गए। आज हरियाणा प्रदेश के स्कूलों में मास्टर नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं। आज हरियाणा प्रदेश के जल घरों में जल नहीं, बिजली घरों में बिजली नहीं। आज हरियाणा प्रदेश में आयुष्मान कार्ड है परंतु इलाज नहीं। आज हरियाणा प्रदेश में बीपीएल कार्ड है परंतु उसके ऊपर कोई सुविधा मिलती नहीं। आज हरियाणा प्रदेश की सड़कें टूटी हैं, नहरें सूखी हैं। इन हालात में मुझे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की वो विशाल रैली याद आती है, जो हमेशा सोचते थे कि ये हरियाणा प्रदेश एक चमन बने, विकास में, देश में नहीं दुनिया में इसका नाम हो। कैथल की अनाज मंडी में लाखों की भीड़ में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अपने राजनीतिक वारिस अभय सिंह चौटाला को डिक्लेयर करके गए और उन्होंने हरियाणा प्रदेश की जनता के बीच में ये कहा कि चौधरी देवीलाल की नीतियों को, मेरी और किसान कमेरे की नीतियों को अभय सिंह चौटाला आगे निभाएंगे। साथियों, आप सबको इस बात का खूब पता है कि परिवार के सदस्य तो और भी थे, परंतु चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ये जानते थे कि केवल अभय सिंह चौटाला की जांचें परखे हैं जो नीतियों को, चौधरी देवीलाल की को, ओम प्रकाश चौटाला की को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने अपना राजनीतिक वारिस चौधरी अभय सिंह चौटाला को बनाया। और साथियों, इतना ही नहीं, अभय सिंह चौटाला ने भी कोई कोर्स कसर नहीं छोड़ी। आज माँ बाप की सेवा करने में अगर कोई आज का युग का कोई श्रवण है तो उसका नाम अभय सिंह चौटाला है। साथियों, जिस प्रकार से श्रवण ने सेवा की, ठीक अभय सिंह चौटाला ने भी इसी प्रकार से की। और हरियाणा प्रदेश की जनता की आवाज उठाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। कल्ला एमएलए था एक और 89 एमएलए थे दूसरे दलों के। जब हरियाणा की विधानसभा में बोलता था, ऐसे लगता था जैसे कोई शेर गरज रहा है और 89 एमएलए खून में लग जाते थे। आपके सामने है कि देश का किसान काले कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहा था और 380 दिन से बैठा था। 750 किसानों की जानें चली गई थी। इस देश का कोई एमएलए, कोई एमपी सुध लेने के लिए किसानों की नहीं आया। केवल मां का काटता नाम और धरती पुत्र अभय सिंह चौटाला मैदान में आए और हरियाणा की एर्नाकुलम सीट को छोड़ करके किसानों के दिल्ली के धरने में जाकर के बैठ गया और वहां पे जाकर के अस्पताल खुलवाए, भंडारे लगवाए। ऐसा कोई और हरियाणा प्रदेश या दूसरे प्रदेश का और कोई एमएलए और कोई इंसान नहीं था। साथियों, इतना नहीं, हरियाणा प्रदेश का पानी वहां चढ़ा का 9000 क्यूसिक से घटाकर 4000 क्यूसिक पंजाब की सरकार ने कर दिया। कोई दल का नेता आगे नहीं आया, कोई बीजेपी का नहीं आया, कोई जेजेपी का नहीं, कोई कांग्रेस का नहीं। अभय सिंह चौटाला ललकारे और पंजाब की सरकार से कहा, या तो पानी 25 तारीख तक छोड़ दे वरना सारे रास्ते पंजाब के बंद कर दूंगा। भगवंत मान की सरकार जागी और हरियाणा के प्रदेश का 22 तारीख को पानी छोड़ दिया गया था। केवल इसका श्रेय अभय सिंह चौटाला को जाता है और किसी को नहीं जाता। साथियों, इतना ही नहीं, हरियाणा प्रदेश की जनता में 5000 करोड़ का बिजली के रेट बढ़ाए गए। कोई और पार्टी नहीं बोली, कोई राजनीतिक दल नहीं बोला। केवल अभय सिंह चौटाला अपने हजारों समर्थकों के साथ पंचकूला में हेड ऑफिस में जाकर के बड़े बड़े अधिकारियों का घेराव किया। और अभय सिंह चौटाला ने, आप सबको पता होगा कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ तो अकेला अभय सिंह चौटाला वहां धरने पर पहुंचा और साथियों, वाइस चांसलर को 6 महीने की छुट्टी पर भेजना पड़ा। एक किसान को जिंदा जला दिया पानीपत में। पानीपत में जाकर के हजारों कार्यकर्ता लोकदल पार्टी के अभय सिंह चौटाला ने डीसी का घेराव किया और उस पीड़ित किसान परिवार को न्याय दिलवाने की गुहार लगाई और कोई दल बोलिया भी नहीं।
पूर्ण विश्वास है, भरोसा है साथियों मुझे भी कि अगर हरियाणा प्रदेश की जनता में के जाति जुल्म भारतीय जनता पार्टी ने किया तो अभय सिंह चौटाला ही मात्र हरियाणा का एक ऐसा नेता है जो सीना तान करके हरियाणा प्रदेश की जनता की लड़ाई लड़ सकता है। साथियों इसलिए आप 25 तारीख को लाखों की तादाद में पहुंचो और 25 तारीख के बाद हरियाणा प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी, राजनीतिक हालात बदल जाएंगे। हरियाणा प्रदेश में एक लहर उठेगी कि भारतीय जनता पार्टी जाएगी, लोकदल पार्टी की सरकार आएगी और अभय सिंह चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। इस सबके लिए आप लोगों ने गांव-गांव जाकर के, घर-घर जाकर के सबको निमंत्रण देना है और महम विधानसभा क्षेत्र को, इस रोहतक जिले को पोस्टरों से, बैनरों से, झंडों से, फ्लैक्सेस से ऐसे सजाना है जैसे कोई दुल्हन सजी हो, ताकि कोई भी दल का नेता निकले तो वह लगे कि उसको पता चले कि चौधरी देवीलाल के प्रति आज भी अगाध श्रद्धा और स्नेह हरियाणा प्रदेश की जनता का है। रैली तो बेमिसाल होगी, आप देखेंगे कि पूरा हरियाणा उमड़ के आएगा। साथियों हरियाणा प्रदेश का दौरा करने का मौका मिला है, ये लोकदल पार्टी अपनी पुरानी रंगत में लौट रही है और रोहतक जिला भी पीछे नहीं रहेगा। पुराने साथी सब आएंगे, उन सबको हम कॉल कर रहे हैं कि मेरे पुराने साथियों सब आ जाओ और आकर के अभय सिंह चौटाला के हाथ मजबूत करो। यही एक ऐसा शेर नेता है जो हरियाणा प्रदेश की जनता की न्याय की लड़ाई लड़ेगा। आप आए, आप सबका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रामपाल महात्मा जी। आपके मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए अब मैं आमंत्रित करूंगा आजाद सिंह ब्राह्मण को, वो आए और चौधरी देवीलाल से संबंधित एक भजन आपको सुनाएंगे। आजाद सिंह ब्राह्मण। आज के कार्यकर्ता सम्मेलन के मुख्य अतिथि आदरणीय चौधरी अभय सिंह जी चौटाला, राष्ट्रीय अध्यक्ष इनेलो पार्टी, चौधरी वेद सिंह जी ब्राह्मण, अध्यक्ष हल्का महम, गांव-गांव से आए सभी बुजुर्ग बहनें, माता, भाइयों और इनेलो पार्टी के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े नेता ने, मैं इस अपनी होने वाली दाऊदी की जो जयंती है 25 तारीख को, उसके बारे में एक कविता पेश करता हूं। आशा करूंगा ध्यानपूर्वक से सुने। 25 सितंबर को मेरे सजनों बड़ी खुशी की आवेगी, ताऊ की जयंती जनता रोहतक शहर में मनावेगी। 25 सितंबर को मेरे सजनों बड़ी खुशी की आवेगी, ताऊ की जयंती जनता रोहतक शहर में मनावेगी। न्योता देवरी खातर पड़ती घूम रही हरियाणा में, दिन और रात एक कर जो जयंती को सफल बनाए में, सबके साथ मिला से छोटे बड़े जाने शाये में, गांव शहर में कसर न छोड़ो, घर घर अलग जगाए में, अनाज मंडी रोहतक में पड़ती नए गुल खिलावेगी, ताऊ की जयंती जनता शहर में मनावेगी। चौधरी देवीलाल के गुण चौकरता सब नर नारी गाते हैं, उनके गले हुए काम जनता के याद बहुत घड़े आते हैं। वो क्या में बैठे सब बुजुर्ग आज भी चक्कर चलाते हैं, इंडियन नेशनल लोकदल को सच्चे दिल से चाहते हैं। हरियाणा के चौकर कहते सजनों जनता बहुत घड़ी आवेगी, ताऊ की जयंती जनता रोहतक में मनावेगी।
जितने भाई माता बहना है, मिलकर इकट्ठे हो लो सजनों, अनुशासन में रहना है। उस डिप्टी पीएम की जयंती जगमा इतिहास बचावेगी। ताऊ की जयंती जनता रोहतक में मनावेगी। मेहनत का फल मिठा हो यूं दुनिया कहती आवे से, करा हुआ शुभ कर्म जगत में अपनी जगह बनावे से। इस खानदान ने हरियाणा में शोभन के पहचाने से, आजाद सिंह जयंती ऊपर लोग का भजन सुनावे से। अरे कन्याकारी रोहतक में जनता तगड़ी धूम मचावेगी। ताऊ की जयंती जनता रोहतक में मनावेगी। 25 सितंबर को मेरे सजनों बड़ी खुशी की आवेगी। ताऊ की जयंती सजनों जनता शहर में मनावे। बहुत बहुत धन्यवाद आजाद राणा जी। साथियों तो नारे पुराने याद आगे एक बार जोर शोर से वो नारे लगाइयो। मैं बोलूंगा गुड़मा कांडा इसी का, तेरना वार चुबीसी का, एक झटका और दो बीजेपी को तोड़ दो। गुड़मा कांडा इसी का, बोलो जोर से बोलो, गुड़मा कांडा इसी का, गुड़मा कांडा इसी का, एक झटका और दो, एक झटका और दो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष ब्राह्मण जी। अब मैं आमंत्रित करने से पहले किसान केसरी जल योद्धा, पूर्व में नेता प्रतिपक्ष, जुबान के धनी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नक्शे कदम पर चलने वाले चौधरी देवीलाल की प्रतिनिधि आदरणीय अभय सिंह चौटाला को माननीय वेद ब्राह्मण चौधरी देवीलाल का चित्र भेंट करके सम्मानित करना चाहते हैं। माननीय अभय सिंह चौटाला और इसके साथ स्टेट कर्मचारी प्रकोष्ठ के प्रेसिडेंट माननीय संदीप सहरावत जी पगड़ी भेंट करेंगे। उसके बाद आजाद सिंह चंद्रभूपेश सिंह बहनी चंद्रपाल आदरणीय अभय सिंह चौटाला को पगड़ी भेंट करेंगे। मेरे छोटे भाई निदाना गांव से संबंधित दीपक राठी माननीय अभय सिंह चौटाला को राम मंदिर की मूर्ति भेंट करके मैं इनकी पावन धरा पर सम्मानित करना चाहते हैं। भाई दीपक राठी, मैं एससी वाल्मीकि की मूवमेंट को देना चाहते हैं। पूर्व में एससी सेल के अध्यक्ष रघुवीर सिंह वाल्मीकि और सूरजभान धारक जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा बहुत इज्जत आरोप करवट से गांव सामान से संबंधित पवन सिवाल सामान को कि वो स्टेज पर अपनी युवा टीम के साथ आए और भाई साहब को एक मूवमेंट को वेट करें। भाई पवन सामान, वो पावन घड़ी आ गई है जिसका आपको इंतजार था। अब आपके बीच मैं और वादा नहीं बनना चाहूंगा। माननीय अभय सिंह चौटाला जी,
इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी रामपाल माजरा जी, पूर्व मेरे विधायक, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव चौधरी बलवंत सिंह मैना जी, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व चेयरमैन चौधरी इंदर सिंह ढुल्ली, जिला के अध्यक्ष डॉक्टर नफे लाली जी, हल्का के अध्यक्ष वेद प्रकाश बराण जी, युवा के प्रदेश के अध्यक्ष अरविंद गोस्वामी जी, हल्का के जिला के युवा के अध्यक्ष पल्लू केड़ीसाग जी, श्री दिनेश गुप्ता जी, निखिल सेल के अध्यक्ष विनोद अहलावत जी, पूर्व में जिला के अध्यक्ष है प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य सतीश राठी जी, कर्मचारी प्रकोष्ठ के संयोजक सतवीर सहरावत जी, प्रदेश के युवा के सचिव पवन सामण जी, चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक डॉक्टर देवेंद्र परमाणा जी, युवा के हल्का के अध्यक्ष संदीप नेहरा जी, मंच का संचालन कर रहे जितेंद्र नागी जी, प्रदेश के महासचिव राजवीर वाल्मीकि जी, महिला की हल्का के अध्यक्ष श्रीमती कमलेश सरपंच जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए पार्टी के प्रदेश, जिला और हल्का स्तर के सभी नेतागण, मैं विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता के सम्मेलन में आए हुए पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ कर्मठ मेहनत कार्यकर्ता साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार सहायकार दोस्तों, मेरे से पहले माजरा साहब ने सारी बातें बहुत खुल करके आपके सामने रखी। प्रदेश में किस किस्म के हालात हैं, प्रदेश में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनने के बाद इस एक वर्ष में हमारे सामने कौन कौन सी दिक्कत और कठिनाइयां आई, उसके साथ साथ 25 सितंबर को जिस दिन को सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं, चौधरी देवीलाल जी के जन्मदिन को आप सबको जहां 25 का निमंत्रण दिया, वही आप सब शासन की जिम्मेवारी भी लगाई कि 25 को भी ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को साथ लेकर के रोज तक की अनाज मंडी में पहुंचने का काम करें। अगर मैं इन्हीं बातों को दोहराऊंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। रोज तक जिले से, खास करके मैं हल्के से चौधरी देवीलाल जी का विशेष लगाव रहा है। आपने चौधरी देवीलाल को बड़ी राजनीतिक ताकत देने का काम किया। साथियों, आपको याद होगा एक राजीव रोमोवाल नाम का एक समझौता प्रदेश में हुआ था और चौधरी देवीलाल ने उस समझौते को नामंजूर किया। उस समझौते के तहत चंडीगढ़ पंजाब को दिया जा रहा था, वही हरियाणा के हिंदी भाषी 107 काम जो पंजाब में मिलने चाहिए वो भी पंजाब को दे दिए गए। हमारी यमुना का पानी कम कर दिया गया था। चौधरी देवीलाल ने उस समझौते का विरोध किया
देश के नेताओं ने चौधरी देवीलाल को टेलीफोन पे कहा कि आप जिस समझौते का विरोध कर रहे हो उससे आपको कोई राजनीतिक ताकत मिलने की बजाय आपका नुकसान हो जाएगा। वो बात इसलिए कही जा रही थी कि समझौता जो था पंजाब में अमन और शांति के लिए किया गया था। पंजाब में उग्रवाद था। चौधरी देवीलाल ने कहा कि मैं भी पंजाब में शांति का पक्ष करूं, लेकिन हरियाणा के साथ कोई विश्वासघात करे, हरियाणा को कोई कमजोर करे, मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं करूंगा। न्याययुद्ध शुरू किया, पैदल यात्रा शुरू करी, हिसार से चले दिल्ली गए, लाखों लोग साथ गए, मैम से विधायक थे। उसके बाद आखिर ये फैसला लिया कि वो समझौता लागू ना हो, तो चौधरी देवीलाल ने आपसे पूछ करके विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने के बाद बाई इलेक्शन हुआ। उस बाई इलेक्शन में मैं विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने चौधरी देवीलाल को 20,000 से भी ज्यादा वोटों से बाई इलेक्शन जिता करके पीछे विधानसभा में भेजा। नतीजा ये हुआ उसका कि जिस कांग्रेस में छुट्टी बोलती थी, जिस कांग्रेस को लेकर के ये चर्चा थी कि कांग्रेस 100 साल देश से प्रदेश से नहीं जाएगी, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद लोकसभा में 450 से ज्यादा सीट कांग्रेस जीत गई। लेकिन मैम ने बड़ा बदलाव किया। यहीं से राजनीतिक पलटवार हुआ। जिस कांग्रेस की 450 सीट लोकसभा में थी, जब 87 के अंदर जनरल चुनाव हुए, उस कांग्रेस पार्टी को इस प्रदेश से सत्ता से बाहर करने की शुरुआत मैम हल्के ने करी थी। और चौधरी देवीलाल ने भी मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए जहां नौकरी के दरवाजे खोलने का काम किया था, वहीं विकास के नाम पे भी अनेक योजनाएं मैंने शुरू करी थी। जो चौधरी देवीलाल ने यहां बढ़ाया, उसके बाद 10 साल कांग्रेस का राज रह लिया और 10 साल बीजेपी का, 11 साल बीजेपी का राज बने हुए। उसके बाद किसी ने एक ईंट भी नहीं लगाई। कोई लगी है तो बता दो। इसलिए मैं आपसे ये कहने आया हूं कि मैं अपने सदा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ताकत दी। और साथियों, कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को कमजोर करने की साजिशें रची। अब दोनों के चेहरे बेनकाब हो गए। अब लोग नए सिरे से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को उसी जगह पे देखना चाहते हैं जहां सन 1987 में चौधरी देवीलाल ने खड़ा किया। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को फिर बढ़ाओगे। रोहतक में सबसे बड़ी संख्या में किसी एक विधानसभा क्षेत्र से लोगों की सर्व की गिनती होगी तो वो फिर मैम की होगी। मैं माजरा जी से बता रहा था, कह रहा था, कलानपुर की मीटिंग जब हम लेने गए, वहां लोगों का उत्साह और जोश देखा, तो मैंने कहा कि आपने जो जगह तय करी है, मुझे लगता है वो जगह तो अकेला रोहतक जिला ही उसको भरने का काम कर दे। और आपकी तादाद देख करके, आपका उत्साह और जोश देख करके लगता है कि वो जगह बहुत छोटी पड़ जाएगी। साथियों, मैं उम्मीद करूंगा कि आप बड़ी संख्या में आओगे। मैं पिछले 1 साल से लगातार प्रदेश में अलग अलग गांवों में जा रहा हूं, शहरों कस्बों में जा रहा हूं। पार्टी का संगठन बूथ के सतर पे मजबूत संगठन खड़ा हो, इसके लिए मैं माजरा जी लगातार लोगों के बीच में
जब हम लोगों के बीच में गए तो लोगों ने खुल करके एक बात हमारे सामने रखी। उससे पहले मैंने परिवर्तन यात्रा निकाली। उस यात्रा के दौरान जब मैं लोगों के बीच में गया था तो लोगों ने मेरे सामने जहां अपने अपने गांव की, शहर की, कस्बे की समस्याएं रखी, वहां ये भी कहा कि हमने तो बीजेपी को 2019 में सत्ता से पार कर दिया था, लेकिन कुछ ऐसे स्वार्थी लोग जीत गए जो नाम तो चौधरी देवलाल का लेते थे कि उनकी नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। तो ये कहते थे 75 पार का नारा देने वाली बीजेपी को जमुना पार कर देंगे। लोगों ने विश्वास किया, भरोसा किया, 10 सीटें जिता दी। चुनाव के नतीजे के बाद 10 सीट जीतने के बाद जहां विपक्ष की सरकार बननी चाहिए थी हरियाणा प्रदेश में, उन स्वार्थी लोगों ने चौधरी देवलाल की नीतियों को बीजेपी के गिरवी रख दिया, सत्ता में शामिल हो गए। 5 वर्ष प्रदेश को लूटा। लोग कह रहे थे ये जो लुटेरे हैं, जो झूठ और लूट की राजनीति करने वाले लोग हैं, हम इनको अगले चुनाव में सबक सिखाएंगे। अब लोगों ने जो मन में तय कर रखा था, जो फैसला ले रखा था, 24 के चुनाव हुए, नतीजे आए, जो कहते थे हम 45 सीट जीत करके फिर प्रदेश में सत्ता में आएंगे, उनको माइनस में जाकर के खड़ा कर दिया, उनको धरातल पे ले आए। यहां तक भी आज उस पार्टी का कोई नाम लेवा भी नहीं बचा। अरे मैं भी कोई नाम लेना उस पार्टी का, बोल के बताओ ढंग से कोई नाम लेना है? कोई नाम लेने वाला नहीं। आज मैं हरियाणा प्रदेश के 87 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं से, आम लोगों से पूछकर के आया, ये 88 आए हैं। और इसके बाद रोहतक और करोई की इकट्ठी मीटिंग आज 90 के 90 हल्के पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। सब जगह लोगों ने यही कहा कि हमने इनकी तसल्ली करा दी। तसल्ली होगी कि नहीं होगी? चौधरी देवीलाल का फोटो लगा करके बेचारे बन के आए थे, लोगों ने वहम काट दिया। जब माइनस पे आ गए तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला याद आ गया उनको। फिर चौटाला साहब का फोटो लगा दिया, चौधरी देवीलाल का भूल गए। थोड़े दिन फिर ये 25 वाली रैली तकड़ी कर दो तुम, ये मेरा फोटो लगा के बेचारा बीच में है। जहां इनका वहम निकाल दिया। भाई मैंने लोगों से पूछा ये सरकार बीजेपी की तीसरी बार कैसे बन गई, ये किसने बना दी? तुम्हें पता होगा मैं बड़ों को भी किसने बना दी तीसरी बार ये सरकार। लोग तो जिक्र तो ये करते थे जब हम लोगों के बीच में जाते थे कि अब की बार कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, तो फिर बीजेपी की सरकार कैसे बनी, किसने बनाई, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए हुड्डा जिम्मेवार है, इसका छोरा जिम्मेवार है। इन लोगों ने कैसे तीसरी बार सरकार बनाई, ये बात समझने की जरूरत है। एक षड्यंत्र के तहत बनाई। साथियों, जब हम पंचायत का चुनाव होता है, किसी को सरपंच और पंच चुनते हैं और ये सोच करके वोट डालते हैं कि 5 वर्ष हमारी सेवा करेंगे। अगर 5 वर्ष में अच्छे काम करने की बजाय लोगों का नुकसान करे तो फिर दोबारा उनको कोई सरपंच नहीं बनाता। इसी तरह एमएलए का है। अगर एमएलए ठीक से 5 साल लोगों के बीच में रहकर उसकी सेवा ना करे तो चाहे वो किसी भी दल का हो, लोग उसको फिर चुनाव में अगली बार पार कर देते हैं। हरा देते हो कि नहीं हरा देते हो? अब की बार भी यही हुआ है। हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस के 30 सिटिंग एमएलए थे और जब सर्वे हुआ तो सर्वे की रिपोर्ट में आया था कि अगर 30 के 30 को दोबारा टिकट दे दिया गया
तो इनमें से थोड़ा ऐसे है जो चुनाव आ गए। बीजेपी वालों को जब इस खबर का पता लगा कि 30 में से थोड़ा हार सकते हैं, तो हरियाणा प्रदेश में ईडी की रेड डलवा दी। अलग अलग बिल्डरों के घरों पे छापे मारे। एक रामप्रस्था नाम का बिल्डर था, उसके घर में छापा पड़ा। उसके यहां छापा पड़ा, उसके यहां जो कागज मिले, जो दस्तावेज मिले, उनमें हुड्डा साहब के परिवार के मेंबर जो थे, उनकी पार्टनरशिप थी, उनकी साझेदारी थी। उनके खिलाफ पर्चा दर्ज हो गया। चुनाव से 20 दिन पहले हुड्डा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। एफआईआर हुई थी कि नहीं हुई थी? जब उसके खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ तो उसको गिरफ्तार नहीं किया। गिरफ्तार करने की बजाय उसको ये संदेश दिया गया कि तू जाके बीजेपी के नेताओं से मिल और बीजेपी के नेताओं से बात कर। अगर अपनी जान बचाना चाहता है, जेल नहीं जाना चाहता, तो जाओ बात करो। और उन्होंने वही किया, बीजेपी के नेताओं से जाकर के मिला। उन्होंने एक ही बात कही कि तेरे 30 जो सिटिंग एमएलए 30 के 30 को टिकट दिलवा दे। हुड्डा साहब राहुल गांधी के पास गए, जाके कहने लगे कि मुझे खबर मिली है, अगर इन 30 के 30 को दोबारा टिकट नहीं दिया तो इनमें आधे से ज्यादा पार्टी छोड़ करके भाग जाएंगे, कांग्रेस में भगदड़ मच जाएगी। राहुल गांधी ने हुड्डा की बात पर भरोसा किया और 30 के 30 को टिकट दे दिया। जिस दिन टिकट दिया गया उस दिन 2 लोगों की खबर आई। पहले तो दिल्ली में मनोहर लाल खट्टर ने प्रेस के लोगों के सामने कहा कि हुड्डा का जो सॉफ्टवेयर है उसको कैसे चलाना है, इसकी जानकारी मेरे पास है, उसकी चाबी मेरे पास है। उसका कहने का मतलब सीधा था कि जो हुड्डा को हमने इशारा किया, हुड्डा को वो काम करना पड़ा। दूसरी स्टेटमेंट आई थी जो सैनी आजकल मुख्यमंत्री है, आपने सबने सुनी भी होगी। उसने कहा कि आपने सारे इंतजाम कर लिए, हमारी सरकार बनेगी। ये बात सैनी ने कही थी कि नहीं कही थी? तो इंतजाम तो पक्का हुड्डा ने कर ही दिया था सरकार बनाने का। जब नतीजा निकला तो 30 में से 16 हार गए जो सिटिंग एमएलए थे। उसके अलावा 9 और हराए, उनको भी बड़े षड्यंत्र के तहत हराया। तुम्हारे साथ लगता उचाना लगता है, लाखनौ तो उचाना है कि नहीं लगता? उचाना में विजेंद्र खड़ा था, जिसका वीरेंद्र का था, और वीरेंद्र के लड़के को टिकट राहुल गांधी ने दिया था। हुड्डा को टिकट देना ही नहीं चाहता। जब उसको टिकट मिल गई तो हुड्डा को यह डर लगा कि कल को चुनाव के नतीजों के बाद तेरी जगह पार्टी का लीडर इस विजेंद्र को ना बना दे, उसको कैसे रास्ते से हटाया जाए, इसके लिए इसने अपने 3 चंदे लोगों को चुनाव लड़वाया। एक तो वीरेंद्र था भोगड़ीपुर का, एक दिलबाग था सुनील का, एक काला चेयरमैन था उचाने का। तीनों को कहा जाओ चुनाव लड़ो। उनको पता था चुनाव हारोगे, लेकिन हुड्डा ने कहा हारने से क्या ना, चुनाव लड़ना है। हारने के बाद जब मेरी सरकार बन जाएगी तो भी मैं तुम्हें एमएलए से बड़ा पद दे दूंगा। वो तीनों चुनाव लड़े, 60,000 वोट ले गए। विजेंद्र जो 32 वोट से आ गया। ऐसे 9 लोग हराए गए। शारदा राठौड़ को हराया, सोनावड़े को हराया। ये फौजी नहीं है तुम्हारे यहां लगते हुए हल्के का, इसका क्या नाम उसका, कुमारी गढ़ावाड़ा, रामकृष्ण फौजी। उसकी जगह ऐसे को जाके खड़ा करते हैं जिससे कोई जाने ही नहीं। फौजी को टिकट दी होती, जीतता नहीं जीतता। तो इसने इस तरह से 9 और हरा करके भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाने का काम किया। हमें तो कहता था दोनों बाप बेटा बीजेपी की बुराई नहीं करते, आज भी नहीं करते। आज भी कहीं जाएंगे तो एक ही बात करते हैं
कभी भी प्रेस की कोई खबर इनकी पढ़ के नहीं कि इंडियन नेशनल लोकदल वाले को वोट काट, और ये भी कहेंगे कि ये तो बीजेपी की बी टीम है। अब तो बच्चा बच्चा जानने लग गया बीजेपी की बी टीम कौन है बीजेपी की बी टीम? बाबू बेटा है। जहां हमें वोट काट को कहते थे, इस बुढ़ा को इस बात का पता है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता वोट काट को नहीं राज काट को है। हमने 4 बार कांग्रेस की राज काटी है। सन 1970 में कांग्रेस को सत्ता से पार चौधरी देवीलाल ने किया। 87 में भी कांग्रेस को सत्ता से पार चौधरी देवीलाल ने किया। सन 99 के अंदर तो बंसीलाल हुड्डा और बीजेपी तीनों मिलकर सरकार चला रहे थे। तीनों से सरकार छिंदी नहीं छिंदी थी। फिर 2000 में सरकार बनाई। अब फिर इनको इस बात का एहसास हो गया कि जो वोट का बिखराव हुआ था, जो कार्यकर्ता इधर उधर में थे, वो फिर से सिल जोड़ने लगे, फिर से इकट्ठे होने लगे। अब जब सारे इकट्ठे हो जाओगे तो इनकी रात काट दोगे कि नहीं काट दोगे? तो रात काटनी है तो फिर 25 को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आ जाओगे सारे। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। हेलो।